दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बदलिया सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो नोटबंदी रहने वाला है। दोस्तों आपके मन में आखिर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस वर्षों पुराने टॉपिक को एक बार क्यों दोहराया जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दे दी गई है और इस पर लगभग 12 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई की गई और आगे की तारीख दे दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा जो नोटबंदी है, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य पूरे पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका स्वागत करते हैं। चलिए सबसे पहले तो किसी भी चीज़ के भविष्य वर्तमान को जानने के लिए उसके इतिहास में जाया जाता है। तो चलिए पहले इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि नोटबंदी को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 नवंबर 2016 के दिन लगभग 8:25 रात्रि को किया गया और घोषणा की गई कि आज रात 12 बजे से आपके 1000 व 500 के नोट को बंद किया जाता है। और उसके बाद जो बवाल मचा उससे तो आप भली बाकी वाकिफ होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके इतिहास पर। यह लगभग 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और दोस्तों बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस पर अपने अपने बयान दिए। किसी ने इसकी बुराइयां बताई तो किसी ने इसकी अच्छाइयां बताई। सबसे पहले हम इसके लाभ के बारे में चर्चा करते हैं कि इनसे क्या क्या लाभ होने की आशंका थी। बाकी आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इससे क्या लाभ हुए, क्या हानियां हुई। उनका मानना है कि इससे क्या है कि काले धन पर लगाम लगेगी। किस पर लगाम लगेगी? काले धन पर लगाम लगेगी। मतलब जो भी देश में काला धन है वो वापसी आएगा। दूसरा है कि जो सरकार है उसको जो कैशलेस इंडिया बनाने का सपना था वो इसमें पूरा होने की उसकी आशंका नज़र आ रही थी। दूसरा है आपका कैशलेस। तीसरा पॉइंट था वो था आपका आतंकवादियों की कमर तोड़ना। उनका मानना था कि इससे जो देश है इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशों में पैसा जा रहा है और इससे आतंकियों की मदद की जा रही है, ऐसा मानना था। लेकिन दोस्तों आप जानते होंगे कि इन लाभ ये सभी जो लाभ है वो सभी हानियां बन गई और इससे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्याएं पनपने लगी। दोस्तों उस वक्त लगभग 16 दिसंबर 2016 को केस फाइल किया गया। जो याचिकाकर्ता थे आपके विवेक शर्मा द्वारा ये याचिका दायर की गई और लगभग करीब 62 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त फैसला क्यों नहीं लिया गया। तो माना जाता है कि उस समय के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो इस फैसले से खुश थे। जो सरकार द्वारा दलीलें दी गई थी उनसे वो खुश थे और उनका मानना था कि शायद निश्चित ही रूप से इससे देश को विकास में, तरक्की में इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो परिणाम रहे वो बड़े ही निराशाजनक रहे, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते। आपने भी शायद उसे महसूस किया होगा, जो समस्याएं हर भारतीय को ली। सबसे पहले तो एक हमारी स्टेटमेंट आती है विमुद्रीकरण। इसके बारे में हम समझते हैं। देखो सरकार के पास एक पावर होती है, हम पावर तो नहीं कह सकते, लेकिन विमुद्रीकरण का अगर हम अर्थ आपको समझाएं तो नए नोट, पुराने नोटों को बंद कर नए नोटों को चलाना, नोटों या सिक्कों को बंद कर नए नोटों का चलन। दोस्तों 2016 से पहले भी कई बार सरकारों ने जो भारतीय मुद्रा है उसको बंद किया, दोबारा चलाया, लेकिन वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ। उसमें संसद से की अनुमति ली गई, संसद में उसका प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन जो 2016 की जो नोटबंदी थी उस पर आरबीआई से भी कुछ ही समय पहले इसकी अनुमति ली गई थी। अगर आरबीआई का मानना था कि अगर सरकार चाहती है, अगर मानती है कि इससे देश को फायदा होगा तो सरकार नोटबंदी कर सकती है, ऐसा मानना था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये चुनौती दी गई है कि किन जो कानून है उनके आधार पर नोटबंदी की गई, क्योंकि जो आपके पिटिशनर हैं, जो आपके पूर्व गवर्नर और जो आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं पी चिदम्बरम जी द्वारा एक केस फाइल किया गया और वो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से कानून हैं जिनसे सरकार ने सहारा लेकर नोटबंदी की और उन कानूनों का इन्हें नहीं बता। तो सरकार ने इस हलफनामा मांगा गया है कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिन पर सरकार ने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला अचानक ले लिया गया, जिससे किसी पर भी विचार विमर्श नहीं किया गया। तो दोस्तों केस किया गया था वो आपका पी चिदम्बरम, जो चिदम्बरम है वो इसकी जो
इनके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो आपकी इस फैसले को लगभग 12 अक्टूबर 2022 को, लगभग 6 साल बाद, ठीक है, 12 अक्टूबर 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख थी उसमें फैसला लिया गया कि सरकार अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेश कराए और उसमें यह बताया कि यह फैसला कहाँ तक सरकार ने किन जो कानून हैं उनका आधार मानकर इस फैसले को लिया गया। तो सरकार ने अपनी एक एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट मांगी है कि सरकार उसे एफिडेविट दे। दोस्तों आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक अलग से लक्ष्मण रेखा होती है। लक्ष्मण रेखा का अर्थ हम यहाँ पर माने कि जो सरकार का मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट उनके किसी जो फैसला है उनमें आप दखल नहीं दे सकते, क्योंकि उनका मानना है कि जो जनता ने उन्हें उन्हीं की भलाई के लिए यहाँ पर भेजा है। तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के फैसलों में व्यक्तिगत फैसले हैं जो जनता की भलाई के लिए लिए गए हैं उनमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है का ये जानना जरूरी है कि सरकार ने ऐसे कौन कौन से कानूनों का सहारा लेकर जो ये नोटबंदी जैसा कदम उठाया। तो सरकार ने इसके उत्तर में एक पेश किया गया है कि सरकार ने जो आरबीआई का एक्ट है, आपका आरबीआई एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई एक्ट 23(2), इसके तहत सरकार का मानना है कि इसी के तहत नोटबंदी की गई। लेकिन आगे सवाल ये उठता है कि ये जो आपका अधिनियम 23(2) है क्या। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताएं, जो आपका आर्टिकल 23(2) है, इसके तहत सरकार किसी खास सीक्वेंस की करेंसी को बंद कर सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि पूर्णतः नोटों का जो प्रचलन है वो कम कर दे, ऐसा खत्म कर दे, ऐसा नहीं है कि वो किसी, जो आपने देखा होगा कि नोट्स के ऊपर जो नंबर लिखे आते हैं उसी एक खास सीक्वेंस के नोट को क्या कर सकती है सरकार, खत्म कर सकती है। पूर्णतः नोटबंदी इसके कानून के खिलाफ है। लेकिन सरकार इस पे भी अपना कोई फैसला देती है। इस फैसले की जो तिथि रखी गई है ये देखने वाली बात रहेगी, वो लगभग 9 नवंबर 2022 को इस फैसले की जो सुनवाई की जाएगी। और इसकी जांच के लिए आपके पांच जजेस की एक बेंच बैठाई गई है। उसमें है आपके S.A. नजीर, B.R. गवाई, A.S. बोपन्ना और आपके B.V. नागरनाथ। इन जजेस की जो अध्यक्षता में आपकी एक जांच बैठाई गई है और ये जांच करेगी कि ये जो नोटबंदी का फैसला है ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। अगला सवाल ये उठता है कि जो आपकी नोटबंदी हुई उस समय जो लोगों को दिक्कत भी हुई, बहुत सारी दिक्कतें हुई, आपने देखा होगा, आपने भी महसूस की होंगी। तो सरकार का मानना है कि जो सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट है वो 8 सवाल जानना चाहता है। अब वो 8 सवाल कौन कौन से हैं उन पर हम बारी बारी एक बार चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो किसी भी फैसले को लेने के लिए सरकार आज़ाद होती है, व्यक्तिगत फैसला, उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता। ये आपने सुप्रीम कोर्ट की एक लक्ष्मण रेखा मानी। ठीक है, सरकार के पास इतना पावर होती है, जुडिशरी और लेजिस्लेचर ये अलग अलग है देश में, इसके बीच में कुछ अलग ही एक संबंध हो गया है। तो देखो, जो आरबीआई का एक्ट जो आपका 23(2) है, इस अधिनियम के तहत सरकार का मानना था कि हमने इसी अधिनियम का सहारा लिया गया, लेकिन ये तो निराधार है, इसके तहत तो हम एक खास सीक्वेंस की करेंसी को भी बंद कर सकते हैं। तो ये ऐसा फैसला तो जो इसका जो सहारा लिया गया है आरबीआई के एक्ट 23(2) का, ये तो अनुचित है। 5 जजेज की एक बैठक बैठाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसमें ये तय करेंगे कि क्या ये फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है, क्या ये ठीक है या गलत। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि हम सभी के मन में, आखिर 6 साल बाद अब क्या फ़ायदा होगा इससे, आखिरकार अब इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब तो मतलब सांप निकल गया, अब तो उसकी मतलब ये मानो आप उसके निशान रह गए, तो उसको पीटने से क्या फ़ायदा। तो इसका मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो का मानना है कि अगर आगे सरकार इस प्रकार का कोई भी फैसला लेता है तो उसे एक कानूनी प्रक्रिया को मानना होगा, एक विशेष प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा, आगे किसी प्रकार का ऐसा फैसला न लिया जाए। ठीक है, जो आपके पिटिशनर हैं इसमें, ठीक है, याचिकाकर्ता हैं, वो आपके क्या है, पी चिदम्बरम, जो आपके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और आपके वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो ये सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार के पास ऐसे कौन से कानूनी शक्तियां हैं जिनका सहारा लेकर जो आपके जो
केंद्र सरकार है उन्होंने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला उठाया। और लगभग 62 याचिकाएं उस समय दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी सुनवाई अब हो रही है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं जो केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि जो केंद्र सरकार से जो सवाल पूछना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, वो आखिरकार क्या है। तो देखो, पहला सवाल है जो 8 नवंबर 2016 के दिन जो नोटबंदी की गई, उसका जो सरकार है उसने नोटिफिकेशन जो आधिकारिक सूचना किसी को क्यों नहीं दी, क्योंकि ऐसे फैसले लेने के लिए सरकार को एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक संवैधानिकता से ऐसा फैसला किया जाता है। तो सरकार ने इसकी अनुमति या इसकी सूचना पहले किसे क्यों नहीं दी। दूसरा है क्या नोटबंदी कर, जो नोटबंदी आपको पता होगा कि पहले आपके पास 7 मौलिक अधिकार थे जिसे बनाकर 6 कर दिया गया। जो आर्टिकल जो 300A है, इसके तहत संपत्ति का अधिकार को आपका है ना कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें सरकार ने दखल देकर क्या इसने सरकार ने जो आर्टिकल 300A है क्या इसका उल्लंघन तो नहीं किया। अगला सवाल है हमारा, क्या यह RBI के जो एक्ट 23(2) से बाहर है। आप सभी जानते हैं कि RBI 23(2) एक्ट हमने चर्चा की थी। इसके तहत तो जो सरकार है, जो RBI आपका केवल खास जो सीरीज के जो नोट हैं उन्हीं को बैन कर सकता है। तो फिर सरकार ने जो पूर्णतः नोटबंदी किस आधार पे की। अगला सवाल आपका वो यह उठता है कि क्या सरकार की इकोनॉमिकल पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। मतलब सरकार का ये मानना है कि जो नीतिगत फैसले हैं जो जनता की भलाई के लिए लिए जाते हैं, उनमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो दखल नहीं दे सकता। लेकिन क्या यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का दखल देना इसकी इकोनॉमिकल पॉलिसी में वो या उचित है या अनुचित है। अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या यह संविधान के अधिकारों का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि जो समानता का अधिकार है, देखो गरीबी और अमीरी आपने देखा भी होगा बहुत जगह, जो आपकी जो नोटबंदी के दौरान बहुत ही ज़्यादा इसमें देखो समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ, ठीक है। और जो क्या यहाँ पर जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन तो नहीं किया गया, मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या नोटबंदी से पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई। देखो कुछ समय तक आपने देखा होगा कि जो कैश जो हम बैंकों से लेने जाते थे, पुरानी करेंसी जमा करते थे, नहीं लेते थे, तो उसकी एक लिमिट थी कि आप 2,500 रुपये तक अपने एक्सचेंज करा सकते हैं या बैंक से निकाल सकते हैं, जिसे बढ़ाकर सरकार थोड़ी मेहरबान हुई और उसे 4,000 तक कर दिया गया। क्या 4,000 रुपये किसी परिवार के लिए पर्याप्त होंगे अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। जिससे आपने कहा इसने आप नतीजा आप देखेंगे तो उस समय गरीबी महंगाई सबसे ज़्यादा पनप रही थी उस समय। थोड़ा अगर हम 6 साल पहले की बात करें, बेरोजगारी ने भी अपने पैर पसार लिए थे। तो नोटबंदी से पहले सरकार ने तैयारियां क्यों नहीं की। जो नई करेंसी थे उन्हें बाजार में आने में आपको पता है कि ज़्यादा समय लगा था, जिसके कारण लगभग 6 महीने हर उद्योग धंधे छोटे बड़े जो आपके काम थे वो लगभग आपके ठप हो गए थे। अगला है जो आपका जब बैंकों और ATM से पैसे की लिमिट लगा लोगों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। देखो एक लिमिट के तहत मैंने आपको बताया था कि एक लिमिट रखी गई थी 2,500 रुपये, बाद में इसे आगे कर 4,000 रुपये कर दिया। क्या सरकार ने इसका उल्लंघन तो नहीं किया। अगला है पुराने नोट जमा करके नए नोट निकालने पर सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाई। क्योंकि सरकार का मानना था कि इससे तो काला धन आएगा, लेकिन काला धन तो आपका नहीं आया। क्योंकि जो देखो एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूँ, लगभग 1.3 लाख करोड़ ब्लैक मनी, आपके ब्लैक मनी जो 6 साल में लगभग कितनी गुनी थी आपकी, 9 गुनी थी, बैंकों में दोबारा वापस आ गई। तो ये फिर काहे की ब्लैक मनी रह गई, ये तो वाइट हो गई सारी ब्लैक मनी। और जो इसका रेशियो था लगभग 9 गुना, जो पहले ब्लैक मनी थी उससे 9 गुना एक्सचेंज हुई। तो इससे जो अच्छी पार्टियां हैं उनको क्या नुकसान हुआ, ठीक है। 6 साल में 9 गुनी कर दी गई, तो इससे आपका क्या नुकसान हुआ। तो ये था हमारा जो नोटबंदी पर एक बड़े ही अच्छे से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको ये सूचना पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। और आगे भी हम आपके साथ ऐसी ही जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक